Today our topic is mental health. मेंटल हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है? मेंटल हेल्थ कहते हैं एक कंडीशन को। एक मेंटल हेल्थ एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग जो करेक्टराइज करते हैं वो कॉम्बिनेशन में करते हैं कि किसी भी वर्कर्स की, किसी भी एम्प्लॉइज की क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या बिहेवियर हैं और दूसरों के साथ उसका क्या कोऑपरेशंस, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या रिलेशनशिप है। इस चीज को हम लोग मेंटल हेल्थ कहते हैं। अगर ये चीज अच्छी है तो हम लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गुड। बट अगर ये चीजें एबनॉर्मल कंडीशंस में देखी जाएं या एबनॉर्मल थॉट्स आए उस वर्कर्स के अंदर या एम्प्लॉयज के अंदर, और एबनॉर्मल थॉट्स का मतलब है कि जो एक नॉर्मल पर्सन की जो एक विचार होते हैं, सोच होते हैं, उससे हट करके हों। तो एबनॉर्मल थॉट्स का होना, एबनॉर्मल इमोशंस का होना, एबनॉर्मल बिहेवियर का होना या दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप का एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन है उसकी एबनॉर्मलिटी का होना, अगर ये है एबनॉर्मलिटी है तो उसे हम लोग कहते हैं कि द मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गुड। मेंटल हेल्थ उस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनकी मेंटल हेल्थ वो ठीक नहीं है। मेंटल हेल्थ ठीक होती है तो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत ही अच्छा होता है। जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज का होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि गुड प्रोडक्टिविटी होती है, हमारा प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम चलता है, हमारे यहाँ एक्सीडेंट रेट कम होते हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज का इंथुजियाज्म हमेशा बूस्ट रहता है, बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसी भी एम्प्लॉयज के ऊपर। तो मेंटल हेल्थ कहा जाता है कि काम जो होता है ना, वर्क, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई आदमी अगर फ्री हो जाए और वो वर्क ना करे तो उसे बड़ी इश्यूज आ जाएंगे। तो किसी भी पर्सन के लिए, जो मेंटल हेल्थ के लिए वर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहा गया कि वर्क इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है जहां पर निगेटिव वर्क इन्वायरमेंट है, निगेटिव वर्क इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि वहां पर कोऑपरेशन नहीं है एम्प्लॉयज के अंदर, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है और एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लेम कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से डेलीगेट नहीं की गई हैं, बांटी नहीं गई हैं, लोगों को असाइन नहीं की गई हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर बहुत ही निगेटिविटी आ जाती है। तो कहा वर्क इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ बट अ निगेटिव वर्किंग इन्वायरमेंट कैन लीड टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कोई निगेटिव वर्क इन्वायरमेंट है तो वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एम्प्लॉयज के अंदर, यानी मेंटली भी वो ठीक नहीं रहेंगे और फिजिकली भी ठीक नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो जाएगा, एनेक्सिटी, बहुत बेचैनी हो जाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बुली कर रहे हैं, एक दूसरे पर बहुत धौंस जमा रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं और वो रिपोर्ट कर रहा है, उसकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा एम्प्लॉयज के अंदर, और इनडायरेक्टली जो मेंटल हेल्थ खराब होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में कहा कि और भी बहुत से इफेक्टिव एक्शंस जो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ को वर्क प्लेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब वो बेनिफिटेड होता है, उससे प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, मोटिवेशन सब हाई हो जाता है। वो क्या होता है कि प्रॉपर कोऑपरेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और मिनट्स ऑफ मीटिंग, जैसे मैनेजमेंट की मीटिंग होती है तो एमओएम के अंदर डिस्कशन करना। इससे क्या होता है, अगर कोई ग्रीवांस हुआ है, कोई प्रॉब्लम्स किसी एम्प्लॉयज को हुई है तो उसकी जो है वो ग्रीवांस कमेटी बना करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। ब्लेम कल्चर का ना होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी का प्रॉपर तरीके से बटा होना, ताकि एक दूसरे पे ब्लेम ना करें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी सर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जितने भी वर्क एक्टिविटी, इफेक्टिव एक्शंस जितने भी होते हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंट होता है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी ठीक होती है और
प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी अच्छी होती है। यूएस के अंदर बताया कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो खर्च किया जाता है, अगर किसी एक वर्कर के ऊपर अगर $1 का खर्च आ रहा है तो वो उसकी जो रिटर्न आता है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के फॉर्म में, वो $4 का फर्क आता है। तो इससे क्या होता है भाई, एक तो बेनिफिट होगी ऑर्गेनाइजेशन की। अब खर्च कैसे आता है कि भाई अगर आप मोटिवेशनल कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो अगर $1 का एक्सपेंस आता है तो उसका रिटर्न $4 का $4 का आएगा, यानी 4 टाइम वो बेनिफिटेड होगा। फिर का स्ट्रेस क्या होता है कि एक ऐसी एडवर्स रिएक्शन होता है पीपल के अंदर, कोई अगर एक्सेस प्रेशर किसी के ऊपर डाला जाता है, जैसे एक्सेस डिमांड कह दिया गया आपसे कि आप सुपरवाइजर थे, आपसे कहा गया कि शाम तक के हमको ये काम पूरा चाहिए, और आप जान रहे हैं कि शाम तक के नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है फिजिकली, तो ये एक्सेस डिमांड किया गया। एक्सेस डिमांड की वजह से कुछ एडवर्स रिएक्शन होता है इंसान के बिहेवियर, एम्प्लॉइज वर्कर्स के बिहेवियर के ऊपर, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो कभी कभी फायदेमंद होता है, कभी कभी नुकसानदेह होता है। अगर स्ट्रेस एक लेवल तक का है और उस पॉजिटिव फॉर्म में उसको डाइवर्ट करके या मोल्ड करके या फॉर्म करके उसको दिया जाता है, मोटिवेट करके उसको दिया जाता है, तो वो फायदेमंद होता है। जैसे बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ रीजनेबल प्रेशर, जैसे चैलेंज आपको दिया गया कि नहीं शाम तक के इसको अनीश जो है वो वर्क को कंप्लीट करना है, जो भी हेल्प चाहिए हमसे लीजिए, क्या आप कर सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल सर, मैं इसका जो है शाम तक के, इवनिंग तक के इस वर्क को, प्रोसेस को कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले तो मोटिवेट किया गया है, अब मोटिवेट करके एक चैलेंज दिया गया है, चैलेंज आपने कंप्लीट किया, आपके दिमाग में आया कि चैलेंज कंप्लीट कर देंगे तो हमको रिवार्ड मिलेगा, हमको अप्रिसिएशन होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारा हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये मोटिवेशनल फैक्टर आया, और जब आपने इस प्रेशर को अपने ऊपर लिया और उसके बाद अचीव कर लिया, तो ये क्या हुआ, फायदेमंद हुआ, जो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ रीजनेबली प्रेशर का है। उसी तरीके से निगेटिव, अगर जो चीजें संभव नहीं है और आपको मोटिवेट किए बिना आपके ऊपर वो प्रेशर डाल दिया जाए और ऑर्डर के फॉर्म में डाला जाए, रिक्वेस्ट की फॉर्म में नहीं, और आप एक्सेप्ट भी ना करें तो बिना एक्सेप्ट कराए आपके ऊपर डाल दिया जाए, तो ये क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर डाला जाएगा। एक्सेसिव प्रेशर से क्या होता है कि आपके ऊपर आपका जो बिहेवियर होगा वो निगेटिव थॉट्स की तरफ जाएगा, तो मोटिवेट नहीं करेगा बल्कि डिमोटिवेट कर देगा, डिस्ट्रेस कर देगा, एक रिएक्शन क्रिएट होगा दिमाग के अंदर। आपको लोगों को लगेगा कि ये जबरदस्ती हो रहा है हमारे साथ, हम इसको कॉप नहीं कर सकते, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो ये निगेटिव इफेक्ट आएगा हमारे ब्रेन पे, ये भी एक तरह से प्रेशर डालेगा, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो जो निगेटिव वाला होता है ये एक तरह से इलनेस कॉज करता है, अगर लंबे समय तक के अगर कोई स्ट्रेस में रहता है तो प्रोलॉन्ग पीरियड में, तो उसकी वजह से बहुत से नुकसान हो जाते हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत ही इफेक्ट डालता है, डिटोरिएशन होता है। जो कॉमन से सिम्टम्स होते हैं किसी वर्कर्स के अंदर की मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है कि खराब है, तो मेंटल हेल्थ अगर खराब है तो उसके फिजिकल इफेक्ट होंगे, जैसे दर्द होगा, चक्कर आएगा, बहुत ज्यादा पसीने होंगे, दर्द रहेगा, नेक में दर्द होगा, स्किन रैशेस पड़ जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ये फिजिकल इफेक्ट होंगे। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं कुछ दिमागों के ऊपर, डिप्रेशन हो जाएगा, एनेक्सिटी बेचैनी है, इंसोमेनिया है, नींद नहीं आएगी, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, इरिटेट हो जाएंगे सडनली, बहुत तेजी से मूड स्विंग होगा और ऐसा लगेगा कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। फिर एक होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इससे क्या होता है कि एक फ्लैशबैक आने लगता है, एक डरावने सपने की तरह आने लगते हैं ये चीजें, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, इसको अनकंट्रोल थॉट्स आएंगे जो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं किसी भी इवेंट के बारे में, तो ये जो है वो PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसको आगे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। फिर इमोशनल स्ट्रेन हो जाता है, जैसे किसी चीज से डिससेटिस्फेक्शन, थकान अक्सर रहेगी, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है, टेंशन क्रिएट रहेगी, बनी रहेगी, है ना, माल एडेप्टिव बिहेवियर्स आ जाएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा, अब्यूज करने लगेगा कोई वर्कर, बहुत ही सर्विस बहुत ही उसकी खराब हो जाएगी, जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन जो है वो खत्म हो जाएगा उसके अंदर,
रिलेशन की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी उसमें, कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी होंगे। जैसे जो दिमाग के अंदर जो प्रोसेस होता है ना, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, तो प्रोसेस में दिमाग के अंदर से बहुत ही कंसंट्रेशन किसी चीज के ऊपर कम हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा वो वर्कर स्ट्रेस की वजह से, है ना। जैसे बहुत ज्यादा किसी काम को करने में बहुत ज्यादा समय लेने लगेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी, मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, कमिटमेंट वो पूरा नहीं करेगा, गलतियां उससे बढ़ती चली जाएंगी और साइड से वो एब्सेंट रहने लगेगा। कुछ बायोलॉजिकल जो रिएक्शन भी उसके अंदर चेंज आएंगे स्ट्रेस की वजह से, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने लगेंगी, हार्ट की डिजीजेज, और डेथ के चांसेस भी होते हैं स्ट्रेस की वजह से। उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो सीवियर कंडीशन होती हैं वो पीटीएसडी होती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। बहुत ही, अगर एक कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है, उसने पीटीएसडी के बारे में बताया कि पीटीएसडी होता क्या है कि एक ये मेंटल इलनेस होती है, एक दिमाग की बीमारी होती है। अच्छा, ये क्यों होता है कि कोई एक सिंगल इवेंट अगर है, उसमें एक्सपोजर हुआ और सडन हुआ, बहुत जल्दी से कोई एक ऐसी घटना घटी जिसके जिसके फलस्वरूप ऐसा हो सकता है कि कहा कि जो है जिसके अंदर कोई डेथ इन्वॉल्व है, या कोई थ्रेट्स, डर बैठ गया है, डर डेथ को लेकर के, या कोई सीरियस इंजरी हुई है, इसकी वजह से ये चीज क्रिएट होती है। सडन कोई चीज अचानक देख लेते हैं हम लोग तो घबरा जाते हैं ना, घबराहट हो जाती है एकदम, को किसी को मरते हुए देख लिया, किसी को सडनली, अब जैसे डेंगू का प्रकोप आएगा, अभी जैसे ही मौसम क्लाइमेट चेंज होगा वैसे ही बहुत सी जो है वो डिजीजेस फैलेंगे, जिसमें से एक डेंगू वायरस सरवाइव करेगा जो साफ पानी में फैलेगा, तो उससे बहुत सी डेथ होने लगती है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। तो उस टाइम पे ही लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होता है। अगर कोई हमारा कोई फ्रेंड है या कोई बहुत ही रिलेटिव्स है या क्लोज है, उसकी डेथ अगर हो जाती है उस डेंगू से, तो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है ना। अक्सर ये होता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों के अंदर भी फियर फैक्टर होता है किसी चीज से। तो कहा कि ये एक मेंटल इलनेस होता है जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। और ये क्यों होता है? इट ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू ट्रॉमा फ्रॉम सिंगल इवेंट दैट इन्वॉल्व्स डेथ और द थ्रेट ऑफ डेथ और द सीरियस इंजरी। अगर आप कोई वर्कर काम कर रहा है, अचानक कोई सामने से गिर गया और उसकी डेथ हो गई, या किसी का बॉडी पार्ट कट हो गया, सीरियस इंजरी हुई, तो इससे क्या होता है? पीटीएसडी क्रिएट होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है। एम्प्लॉइज के अंदर, वर्कर्स के अंदर ये अक्सर देखा जाता है। तो PTSD may also be linked to ongoing emotional trauma such as abuse in a relationship। किसी किसी को जो जिसका इमोशन लेवल बहुत ही वीक होता है, किसी का इमोशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, कुछ भी लोग कहते हैं तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन किसी का इमोशन लेवल बहुत वीक होता है। किसी ने अगर उसको कोई अब्यूज कर दिया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, तो भी उसके अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग के आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं कि अगर मम्मी पापा ने ही अच्छे से उनको डांट दिया किसी बात पे बहुत ज्यादा, तो वो बहुत सीरियस ले लेते हैं। तो वो PTSD होता है, सडन सिचुएशन से होता है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में बी कंसीडर्ड ट्रॉमेटिक? कौन सी सिचुएशन है जो कि ट्रॉमेटिक मानी जाती है? तो कुछ भी हो सकता है। समथिंग इज ट्रॉमेटिक व्हेन इट इज वेरी फ्राइटनिंग, ओवरवेलमिंग एंड कॉजेज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस। कोई भी सिचुएशन जो कि बहुत ज्यादा आपको, किसी व्यक्ति को डरा दे, जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे, गहराई से सोचने लगे, डिस्ट्रेस क्रिएट कर दे, वो सारे के सारे हम लोग उसको ट्रॉमेटिक इवेंट कहते हैं या ट्रॉमेटिक उसको कंसीडर करते हैं। तो कहा ऑफन द इवेंट इज अनएक्सपेक्टेड। अक्सर देखा जाता है वो इवेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, एंड द पर्सन फील्स पावरलेस टू स्टॉप और चेंज द इवेंट। जिसमें पर्सन फील करता है ना कि बिल्कुल हम होपलेस हो गए, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी कंडीशन जो ट्रॉमेटिक होती है, जैसे पेंडेमिक हम लोगों के सामने से एक गुजरा, देखा हम लोगों ने कि कोविड तो बहुत ही सीरियस डिजीज कॉज करता था, लोगों ने अपनों को खो दिया उसमें। तो ऐसी कंडीशन ट्रॉमेटिक होती हैं कि भाई हम होपलेस हो गए, पावरलेस हो गए, कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। सो एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कोई क्राइम हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, बाढ़ आती है, तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है, जो कि इस टाइम देखिए बहुत सी न्यूज़ें आया करती हैं,
या कोई ऐसा अदर थ्रेट्स टू लाइफ और सेफ्टी, कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर ये हमारी हमको सेफ्टी में थ्रेट्स हो जाए, हमको लगे कि हाँ सेफ्टी की कमी है, तो भी ट्रॉमेटिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोई फैमिली के साथ कोई घूमने के लिए जाए, हम लोगों के यहाँ एक अभी एक सिचुएशन है कि वुल्फ हैं, यहाँ से 15 to 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे जो गांव का एरिया है, वहां पर वुल्फ अटैक कर रहे हैं गांव के विलेजर्स के ऊपर। हालांकि डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिवली उनको पार्टिसिपेट कर रहा है रोकने के लिए, मे बी। तो इस आसपास के एरिया में कई बच्चों की उसमें डेथ भी हो गई और उनको किल कर दिया। तो ये भी एक ट्रॉमेटिक कंडीशन है कि उस परिवार के अंदर किसी बच्चे को, हमारे बच्चे को कोई अभी जानवर पकड़ ले, उसको खा ले, मार दे। तो ऐसी सिचुएशन ही ट्रॉमेटिक होती हैं, वो सडन हमारे ऊपर इफेक्ट डालेंगी और हम होपलेस हो जाएंगे उसमें। तो ये कोई भी ऐसी कंडीशन वर्कर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ भी ऐसी चीजें साइट के ऊपर हो सकती हैं। तो अ, ये पीटीएसडी में ही आती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो कंडीशंस होती हैं हमारी। तो जो ट्रॉमेटिक कंडीशन, ऐसी कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं जो सडन हमारे ऊपर इफेक्ट डाले। कहा इन व्हाट ऑक्यूपेशंस में पर्सन बी मोर एक्सपोज टू ट्रॉमा। कहा कौन सा ऐसा प्रोफेशन या कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो कहा कि उसको, उसके बारे में भी जो कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन है, तो उसने बताया कि इट इज पॉसिबल दैट एनी पर्सन में एक्सपीरियंस अवर विटनेस ए ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई भी पर्सन हो सकता है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स उसके अंदर हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन 8% ऑफ कैनेडियंस विल एक्सपीरियंस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर एक जो सर्वे किया कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ने, कहा कि 8% जो कैनेडियन है वो जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो, जिसके बारे में बताया गया कि जो हाई रिस्क में होते हैं, जिनके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिसमें से फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री पर्सनल होता है, पैरामेडिक्स होते हैं, फायर फाइटर्स होता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, या डिस्पैच और रिसीवर होते हैं, या करेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अदर इमरजेंसी पर्सनल हैं। इनको चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये वर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। या एम्प्लॉइज हु वर्क एट वर्क प्लेस दैट मे एक्सपीरियंस रॉबरीज और वेयर द रिस्क ऑफ ए सीरियस इंसिडेंट इज हाई आर ऑल्सो एट रिस्क। कोई ऐसे एम्प्लॉइज जहाँ पर रिस्क बहुत हाई हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑयल एंड गैस का प्लांट हो, वहां पर रिस्क बहुत हाई होता है कि अगर वहां पर आग लगी या एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, उसके अंदर सडन डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस भी उसके अंदर पीटीएसडी जो है, ये ग्रुप के लोग जो है वो बहुत ज्यादा इसमें सफर करते हैं। सिम्टम्स वही ऑफन बिगिन विद इन 1 to 3 months ऑफ द इवेंट। अगर सडनली हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही सिम्टम्स वो जनरेट हो जाएं, हो सकता है कि वो 1 से 3 महीने के बीच में वो सिम्टम्स जनरेट होंगे उस बंदे के अंदर, कि वो देखेगा कि हाँ ऐसी सिचुएशन की, बाद में वो याद करेगा। ये कुछ ऐसे साइंस और ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं जो कई साल के बाद अपीयर होते हैं। तो कहा सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इंक्लूड्स नाइटमेयर, रात का डरावने सपने देखना, अनकंट्रोलेबल मेमोरीज आने लगेंगी, परसिस्टेंट फेयर आएगा। परसिस्टेंट फेयर मतलब डर जो है वो बैठ जाएगा किसी एम्प्लॉय के अंदर, बहुत ज्यादा घबराहट होगी। सो मैनी पीपल रिपोर्ट दैट दे री एक्सपीरियंस द ट्रॉमेटिक इवेंट्स। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि बहुत दोबारा भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुआ है ना। तो बहुत ही ज्यादा फ्लैशबैक में चले जाते हैं उन चीजों को सोचते सोचते। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि, लेकिन जिनके इमोशंस लेवल वीक होते हैं तो उनके साथ ही ज्यादा होता है। कुछ कॉमन से डिफिकल्टीज हैं उसके अंदर ये बताए गए हैं। कहा कि जैसे हुआ है कि फॉर एग्जांपल समवन हु वाज हर्ट इन ए कार क्रैश माइट अवॉइड ड्राइविंग। कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी के साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कार चलाते समय कि वो डर गया, उसके बाद फिर दोबारा वो कार हो सकता है ना चलाए। अगर वो चलाने के लिए बिठा लेंगे तो उनके अंदर वो सिम्टम्स फिर से जनरेट होने लगेंगे, जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, वो फिर से आने लगती हैं। कुछ कॉमन से डिफिकल्टीज बताएं कि फीलिंग ऑन एज, इरिटेटेड हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर जो भी पीटीएसडी से सफर करते हैं। बहुत ही डिटैच्ड अपने आप को फील करेंगे, डिसकनेक्टेड फील करेंगे, लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बहुत कम कनेक्शन हो जाएगा फैमिली और फ्रेंड के साथ में, एकदम अलगाव पसंद हो जाएंगे, अलग अलग थलग रहेंगे।
फिर उसके बाद फीलिंग्स भी उनके ऐसे होंगे, फीलिंग दैट समथिंग टेरिबल माइट हैपन अगेन, उनको डर हो जाएगा कि कुछ फिर से गलत हो सकता है। कहा कि या फिर दैट दे मस्ट कॉन्स्टेंटली बी ऑन गार्ड फॉर डेंजर, हमेशा अपने आप को सावधानी बरतेंगे, बहुत ज्यादा सावधानी बरतेंगे, है ना। और अवॉइड करेंगे प्लेसेस को, अवॉइड करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, अवॉइड करेंगे एक्टिविटीज को, है ना। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको दोबारा फिर वो उस इवेंट को रिमाइंड करें, उसकी वजह से फिर कंडीशन उनकी खराब हो जाए, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा वर्क से, डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा लाइफ से, बहुत ही जो ट्रबल कंसंट्रेटिंग होने लगे उनके अंदर, हमेशा बहुत फोकस्ड रहेंगे हर चीजों के ऊपर, संभल संभल के चीजों को करेंगे, स्लीपिंग में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, बहुत ही मोटिवेशन बहुत ही लो हो जाएगा। हो सकता है मोटिवेशन लो जो होता है वो वीक के लिए हो या मंथ के लिए हो या लंबे टाइम के लिए हो। पब्लिक प्लेसेस हैं, क्राउड हैं, पीपल हैं, इनको बिल्कुल वो अवॉइड करने लगेंगे कि कुछ फ्रेंड्स हमारे हैं, इनको ऐसे सिचुएशन में घबराहट होती है। फिर कहा कि और भी अलग अलग रास्ते ढूंढने लगेंगे कि उस चीज को कैसे भुलाया जाए, जैसे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अल्कोहल कंजप्शन बढ़ा सकते हैं कि हाँ वो चीजें याद न रहें हमको, इस तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और क्या किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसे सफर कर रहा है, कोई एम्प्लॉई है जिसके साथ जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, तो इफ यू और somebody or someone is involved in such experience, so someone you know may be experiencing post traumatic stress disorder, so it is important to take these feelings seriously and to talk to a health care professional। उसके लिए फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, कुछ मेडिकेशन भी होता है, मेडिकेशन होता है, मेडिटेशन होता है और काउंसलिंग होती है। तो ये बहुत ही सपोर्ट करता है और उसको निकालने के लिए उस कंडीशन से। कहा कि वन वे टू अचीव ए फिजियोलॉजिकली सेफ वर्कप्लेस इज टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स। एक अच्छा तरीका ये होता है साइकोलॉजिकली इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, तो एक सेफ वर्कप्लेस को इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करके सेफ वर्कप्लेस बनाना। कहा दिस प्रोग्राम इज ए सीरीज ऑफ स्ट्रेटजीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, initiatives and policies developed by the employer in consultation with the employees, so to continually improve the maintain the quality। तो कहा कि ये जब हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसमें स्ट्रेटजीज लगाते हैं, एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, पॉलिसीज डेवलप की जाती हैं एम्प्लॉयर के साथ में कंसल्ट करके, है ना। और कंटिन्यू उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। इसी की वजह से जब अच्छा हेल्थ एंड सेफ वर्कप्लेस हम लोग बना देते हैं, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो उनकी वर्किंग लाइफ होती है, जो हेल्थ होती है, जो वेल बींग्स होती हैं, वो इम्प्रूव हो जाती हैं वर्कफोर्स की। वर्कफोर्स का मतलब काम करने वाले एम्प्लॉइज। तो कहा ये दीज एक्टिविटीज आर डेवलप एज पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोसेस टू इम्प्रूव द वर्कप्लेस इन्वायरमेंट। जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली, उससे कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों से, उससे क्या होता है कि अच्छा इन्वायरमेंट हमारा बन जाता है। उससे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक सारी चीजें मोटिवेटेड होती हैं। व्हाट कैन आई डू एज ए मैनेजर, एज ए को वर्कर, हम क्या कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से, तो उनको उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन एम्प्लॉइज के लिए, उन वर्कर्स के लिए क्या कर सकते हैं। टू सपोर्ट द पीपल एक्सपीरियंसिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एनी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, मैनेजर्स और द को वर्कर्स में कोई मैनेजर है या कोई वर्कर है, उसी का दोस्त है, को वर्कर है, साथ में काम करने वाला है, अगर वो ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजर रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है। कहा एड्रेसेस देयर ऑब्जर्वेशन, उसका जो ऑब्जर्वेशन है ना उसको एड्रेस करे। एड्रेस करने मतलब उसके ऊपर ध्यान दे। ट्राई टू हैव एन ओपन डिस्कशन, और हमेशा उससे खुल के बात करे। एंड ऑफर सपोर्ट, हमेशा उसको सपोर्ट ऑफर करे। इफ यू रिकॉग्नाइज साइंस और सिम्टम्स, अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय से कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी में कोई है, वर्क प्लेस पे कोई है, तो आप उसको, उसके ऑब्जर्वेशन को, आप उसको जो काम कर रहा है उसको आप देखिए। अगर लगता है कि वो पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है, तो उसको ओपन डिस्कशन करिए उसके साथ में, उसको सपोर्ट ऑफर करिए कि कोई दिक्कत नहीं, हम हैं और हम आपके साथ में हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई साइन आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो कहा रिकॉग्नाइज
that withdrawal and anger is part of the PTSD disorder. ध्यान रखिएगा कि गुस्सा भी आना या अपने आप को आपसे अलग करना, ये भी उसी सिम्टम, उसी का एक पार्ट है। जो बंदा सफर कर रहा है तो उसमें ये चीजें पाई जाती हैं। एंड उसके बाद उससे पूछ सकते हैं, आस्क हाउ टू सपोर्ट देम इवन इफ दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। हो सकता है कि वो आपसे बात करने के लिए रेडी भी ना हो, तब भी उससे आप पूछिए, सपोर्ट के लिए पूछिए कि क्या बात है, कोई हेल्प चाहिए तो आप बात करिए। हेल्प देम फाइंड सपोर्ट, और उसको सपोर्ट के लिए आप हेल्प करिए। इनकरेज देम टू टॉक टू समवन दे ट्रस्ट, उनको बात करने के लिए इनकरेज करिए कि जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा भरोसा करता हो, बिलीव करता हो। एंड लेट देम नो इट इज हेल्दी टू रीच आउट एंड एक्सेप्ट सपोर्ट, उससे बताइए कि हाँ ये आप बिल्कुल हेल्दी हैं, उसको सपोर्ट करिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज मेक योर ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एज ए प्रायोरिटी, अपने आप को सुरक्षित रख के ही हेल्प करेंगे। द कॉजेज ऑफ एंड कंट्रोल्स फॉर वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ, कॉजेज ऑफ एंड कंट्रोल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, इसके क्या कंट्रोल्स हैं, इसके क्या कारण हैं जो वर्क रिलेटेड मेंटल इल हेल्थ है। कारण और कंट्रोल क्या है, कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्ट्रेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में बी आइडेंटिफाइड बाई, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे आप स्ट्रेस को कि स्ट्रेस है कि नहीं है। कहा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्वर्सेशन विद द पर्सनल एंड सुपरवाइजर, जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उससे फॉर्मल एक इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है कि स्ट्रेस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि हर एम्प्लॉइज के ऊपर नजर रखी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि पहले कितना था अब कितना है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर ओपन डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम, उसको ओपन डिस्कशन में करिए ताकि पता चल सके आपको। मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड एंड कंडक्टिंग रिटर्न टू वर्क इंटरव्यू, मॉनिटर करिए कि अटेंडेंस कैसी जा रही है, एब्सेंटिज्म रेट क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब कोई वर्कर्स वापस लौटे तो उससे एक इंटरव्यू कंडक्ट करिए, उससे बातचीत करिए कि क्या हुआ था, क्यों नहीं आए थे, क्या हो गया था, कोई इशू नहीं थे। पॉजिटिव में बात करना चाहिए, क्योंकि इशू तो नहीं है, अगर इश्यूज है तो बताइए, उसकी हेल्प करके उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कोई इशू की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा सारी चीजें। सिकनेस एब्सेंस, इल हेल्थ ट्रेड जो ट्रेंड्स है उसका देखा जाएगा एम्प्लॉइज का कि सिकनेस एब्सेंस कितनी हो रही है। अगर बहुत ज्यादा सिकनेस एब्सेंस तो नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोग बहुत ज्यादा बीमारी के लिए छुट्टी तो नहीं ले रहे हैं। फिर उसकी इल हेल्थ की ट्रेंड्स क्या हैं, लोग कैसे बीमार हो रहे हैं, कितने समय पे बीमार हो रहे हैं। फिर डेटा शोइंग रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, अगर डेटा ये शो कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है। हाई स्टाफ टर्नओवर, बहुत लोग काम छोड़ करके जा रहे हैं। ये क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के तरीके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस है कि नहीं है। कहा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है तो उससे बहुत नुकसान होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होगा, उस वर्कर का भी, जो इंडिविजुअल बंदा है उसका भी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, सिकनेस एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा, लोग छुट्टियां बहुत लेंगे बीमारी की। जो स्टाफ है, स्टाफ का जो मोरल है, जो उसका जो हायर सोच है, जो मोटिवेशन है, वो घट जाएगी स्ट्रेस की वजह से। स्टाफ का परफॉर्मेंस घट जाएगा, भाई मोरल अगर डाउन हुआ तो परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। स्टाफ सीकिंग अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, वो दूसरी एम्प्लॉयमेंट्स को सर्च करने लगेगा, दूसरी जगह की तलाश करने लगेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन देन हैव द एक्सपेंस ऑफ रिक्रूटिंग, inducting, training new members of the staff as well as dealing with issues such as the conflict, poor relationship and disciplinary problem. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा होता है तो। भाई नया बंदा आएगा, उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कर, पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंस आता है, फिर इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग्स होगी, फिर उसके बाद और भी इश्यूज आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करना पड़ेगा, रिलेशनशिप पुअर होंगी, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यानी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा। कॉजेज क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के, बहुत से कारण, तनाव के बहुत से कारण हो सकते हैं। कल्चर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, फॉर एग्जांपल कि उसमें कम्युनिकेशन में बहुत गैप है।
अगर कुछ पूछना चाहो किसी से तो कोई बताने वाला नहीं मिलता, जो बताने वाला है वो बताता नहीं है, तो इसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। जो कंसल्टेशन नहीं हो पाता है, किसी से कंसल्ट करना चाहे कंसल्ट नहीं कर सकते, स्टाफ का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पर, वर्किंग आवर्स का कोई शेड्यूल ही नहीं है, 8 घंटे की शिफ्ट बताया था, 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे काम करा रहे हैं। तो अगर ऐसा कल्चर है तो वहां पर स्ट्रेस क्रिएट होगा। अगर डिमांड आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है एम्प्लॉय से, बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल दिया है या बहुत कम कर दिया है, यानी कि डिमांड है ही नहीं, उस बंदे को सिर्फ बिठा के रखा है, बस बैठे रहिए आप, तो भी स्ट्रेस हो जाएगा उसको। ठीक है, तो बहुत डिमांड हाई कर दीजिए या लो कर दीजिए, या शिफ्ट वर्क है उसमें स्ट्रेस आएगा। अनसोशल आवर्स हैं, अनसोशल आवर्स का मतलब ऐसा टाइम आपका जो वर्किंग आवर्स का है कि उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, बंदा एकदम बिजी हो गया है, अब वो सोशल लाइफ भूल गया है बिल्कुल, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, वो एकदम उसी में बिजी रहता है, काम जब फ्री होता है तो उसको टाइम नहीं मिलता है। फिर एक्सेसिव ओवर टाइम हो गया, बहुत ज्यादा ओवर टाइम वर्कर से आप करा रहे हैं, वायलेंस वाली जगह पर आपने वर्कर को एक्सपोज कर दिया है, कोई वर्कर्स हैं आपस में एक दूसरे पे बुली कर रहे हैं, एक दूसरे पे धौंस जमा रहे हैं, तो भी स्ट्रेस हो जाएगा डिमांड की वजह से। फिर कंट्रोल, कहा हाउ मच कंट्रोल द पर्सन हैज इन द वे दे डू देयर वर्क, क्या कंट्रोल है, कितना कंट्रोल आपने अपने वर्कर्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं उन पे रख रखा है। एग्जाम्पल्स जैसे वर्क प्लानिंग, यूज ऑफ एक्वायर स्किल, कहा रिपीटेटिव और मोनोटोनस वर्क। अगर कंट्रोल आपका सही नहीं है, अगर प्लानिंग आपकी ठीक नहीं है, या जो एक्वायर स्किल्स है उसकी स्किल्स कुछ दूसरी है, आप उससे काम दूसरा ले रहे हैं, रिपीटेटिव काम करवा रहे हैं, बार बार उसको वही काम करना है और कोई काम ही नहीं बचा है उसके पास, तो वो क्या हो जाएगा, वो मोनोटोनस हो जाएगा। मोनोटोनस मतलब होता है उबाऊ, तो बहुत उब जाएगा वो बंदा उस काम से, तो इसकी वजह से स्ट्रेस आएगा। फिर कहा रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय, अगर रिलेशनशिप नहीं है, अगर अच्छी नहीं है, तो फिजिकल वायलेंस बहुत होता है, लोग एक दूसरे को हाथ से मार देते हैं, बहुत थ्रेट्स करते हैं, बहुत ज्यादा डराते हैं, डर है वहां पर, वर्बल अब्यूसेस हैं, रिपीटेड शाउटिंग्स हैं बहुत ही, और एक दूसरे की बैक बाइटिंग बहुत हो रही है कि कुछ काम आपने किया, बस फट से जाकर के किसी ने सीनियर को बता दिया, आप अच्छा काम कर रहे थे उसके बावजूद भी निगेटिव फीडबैक दे दिया, है ना। विक्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा है लोगों का, जो लोग आपस में एक दूसरे को जानने वाले हैं वो एक ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं, लोगों को अकेले छोड़ दिया है जो दूसरे बंदे हैं जिनको वो पसंद नहीं करते हैं। विक्टिमाइजेशन हो रहा है किसी चीज को लेकर के, एक्सेस सुपरविजन हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है खड़े होकर के 24 घंटे, तो उससे भी आदमी घबरा जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। अनजस्टिफाइड पिकिंग ऑफ फॉल्ट्स है, कोई जस्टिफिकेशन है नहीं, गलती किसी और की, डांट किसी को पड़ रही है ना। प्रिवेंशन ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, भाई कैरियर डेवलप नहीं कर सकते आप, प्रिवेंट किया गया है आपको कि आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं कर सकते, आप छुट्टी लेके पढ़ाई नहीं कर सकते, या कुछ भी है। कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जेंडर को लेकर के, फेस को लेकर के, डिसेबिलिटी को लेकर के, इससे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। फिर अगर चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कहा कि हाउ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज मैनेज्ड एंड कम्युनिकेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स, चेंज का मतलब है MOC, जिसको मैनेजमेंट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। तो चेंज में कोई टेक्नोलॉजी बहुत तेज चेंज हो रही है तो भी स्ट्रेस आएगा, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो उस चीज को कर नहीं पाएंगे। फिर कहा रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कभी कोई मैनेजर बदला जा रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, कोई तीसरा आ रहा है, इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है बहुत ज्यादा। फिर कहा कि रिडेंडेंसीज हो रही हैं उसके अंदर, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं चीजें, एक दूसरे को, यानी कि सिंगल बंदे को फ्रीली वर्क नहीं करने दिया जा रहा है, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स बना दिया गया है जिसको अचीव ही नहीं कर सकते हैं हम, बोल दिया है कि 0 नियर मिस हमको अचीव करना है, वो भी 6 मंथ में। तो अब 0 नियर मिस कैसे अचीव कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल अनक्लियर है, या ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं, ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्लियर ही नहीं है। कहा कि जो है ऐसा करना है लेकिन कितने समय पे करना है वो डिफाइन नहीं किया है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अनक्लियर हैं, बिल्कुल पता नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा एम्प्लॉयज के ऊपर।
फिर रोल्स जो हमारे हैं, जॉब इनसिक्योरिटी है किसी बंदे के अंदर कि यार यहाँ तो हर तीसरे बंदे को निकाल दिया जाता है, जॉब इनसिक्योरिटी है। फियर ऑफ रिडंडेंसीज हैं, बहुत ज्यादा डर है लोगों के अंदर, अनक्लियर रोल्स हमारे पता ही नहीं है, काम हमको पता ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पता नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हमारी जो जीरो है, पहले पहले हाई थी और वहां पर रियलिटी कुछ और मिली, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रोल दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिफरेंट जॉब्स, डिमांड सच एज वर्किंग फॉर मोर देन वन मैनेजर, कहा कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब्स हैं, एक से ज्यादा मैनेजर के साथ में काम करना। ये तो मैंने खुद भी किया है, जहां पर कई मैनेजर होते हैं तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रोल को लेकर के। एक मैनेजर कहता है आपको ये करना है ऐसे करना है, दूसरा बताता है ये करना है ऐसे करना है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये हमारे ऊपर स्ट्रेस कॉज करते हैं। तो स्ट्रेस का रिस्क असेसमेंट करना होता है, रिस्क असेसमेंट वैसे ही करना होता है जैसे किया जाता है। और स्ट्रेस रिस्क असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों के लिए स्ट्रेस का एक रिस्क असेसमेंट किया जाता है। एंड फॉर इंडिविजुअल वेयर द साइंस ऑफ स्ट्रेस अकर्स, जहां पर लगता है कि स्ट्रेस है। फिर कंट्रोल मेजर क्या है उसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज विद एप्रोप्रिएट स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, उस वर्कर को सिलेक्ट करिए जिसके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स है, एप्टीट्यूड है। ट्रेनिंग एग्जांपल्स इंटरपर्सनल स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ऐसे बंदों को रिक्रूट करिए जिसके अंदर स्किल्स हो, एप्टीट्यूड हो, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद जॉब को लेकर के कहा कि जो कंट्रोल मेजर है, क्या कंट्रोल मेजर लगाएंगे, कहा क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के साथ में, कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक वर्क शेड्यूल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीवेंस प्रोसीजर होना चाहिए, कोई इशू आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वो खत्म करे, प्रॉम्प्ट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, टाइम टू टाइम जो भी कंप्लेंट्स हो रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, होम वर्किंग होना चाहिए, हो सकता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कर दिया है, और वर्क फ्रॉम होम के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है कि आप 20 डेज घर से काम करेंगे, 10 डेज ऑफिस से काम करेंगे। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन को के थ्रू कंट्रोल मेजर लगाना, क्लियर वर्क ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट को सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की प्रोविजंस होने चाहिए मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ऑफ चेंज होते रहना चाहिए, एमओसी जिसको बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ओपनर्स अपने यानी होने चाहिए, वहां पर रिस्क मैनेजमेंट हमेशा कंडक्ट होते रहना चाहिए, मैनेजमेंट की स्टाइल होनी चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये कंट्रोल्स बताए, कहा कंट्रोल इंडिविजुअल को कंट्रोल करके आप कंट्रोल कर सकते हैं स्ट्रेस को, जॉब को कंट्रोल करके कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस का प्रिवेंशन कैसे होता है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कहा डिमांड को सही रखेंगे, रीजनेबल डिमांड मांगेंगे, सफिशिएंट रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, हम उसके हिसाब से डिमांड मानेंगे। कंट्रोल गिवन एज मच कंट्रोल एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना दे सकते हैं उतना दीजिए। सपोर्ट, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, एडिशनल सपोर्ट्स होने चाहिए। रिलेशनशिप, क्लियर एंटी हैरेसमेंट्स एंड बुलिंग पॉलिसी होनी चाहिए। रोल्स, क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज होनी चाहिए। चेंज प्लानिंग एंड प्रिवेंशन, प्रिपरेशन फॉर चेंज, कम्युनिकेशन, टाइम स्केल्स होनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट मतलब बचा सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। आज